Good morning, class. So, we are starting with the first chapter of class 12th and the chapter is solid state. Solids क्या होते हैं ये हमें पता है, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट उनकी वॉल्यूम होती है और स्पेस तो ये तीनों ही स्टेट्स ऑक्यूपाई करती हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। फिर उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो इसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है कि इनका एक डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सेकंड है इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, यानी जो अंदर इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है, इट इज़ वेरी शॉर्ट। थर्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कांस्टेंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है लेकिन उनका एक वाइब्रेटिंग नेचर होता है, वो अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर सकते हैं। वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हम किसी भी सॉलिड को प्रेस करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई पेन है, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो हम उसको एक फाइन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास 2 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है अमरफस सॉलिड्स। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की होती है। पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर, और हर क्रिस्टल की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है और इनके एटम्स जो हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड होते हैं। ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड होने का मतलब क्या है, वो एक सिमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। जैसे क्लास में हमारे पास 3 रोज़ होती हैं, अगर सिमेट्री में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डरली अरेंजमेंट, लेकिन अगर ऐसे ही हम बिठा दें कहीं भी रैंडम तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती है। फिर ये सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का मतलब क्या है, जो रेगुलर पैटर्न है पार्टिकल्स का वो रिपीट होता है, पीरियोडिकली रिपीट करता है खुद को लॉन्ग डिस्टेंस तक। ऐसा नहीं होता है कि एक शॉर्ट रेंज तक ही जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो हमें मिले, वो थ्रू आउट द क्रिस्टल हमें मिलती है, वो पीरियोडिक अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न जो है। फिर उसके बाद जो ये सॉलिड्स होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 120 डिग्री सेल्सियस, तो वो इस टेम्परेचर पे ही वो सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर दिया हुआ है 120 डिग्री और मेल्ट हो रहा है 150 डिग्री पर या 90 डिग्री पर। जो ये रेंज आती है टेम्परेचर की, वो किसके केस में आती है, अमरफस सॉलिड्स के केस में। इसके केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर उसके बाद ही एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अमरफस में ही एनाइसोट्रॉपिक लिख देते हैं कि ए फॉर एमरफस, ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक, तो ये उसी की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रॉपिक नेचर जो है किसका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सेम ना होना। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट ही मिलेगी। एक ही क्रिस्टल के अंदर, सेम क्रिस्टल में अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और इसीलिए ये है एनाइसोट्रॉपिक नेचर इनका। फिर अब अमरफस सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी इरेगुलर शेप होती है। क्रिस्टलाइन में क्या थी, डेफिनेट शेप, इनमें क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। और इनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं,
कुछ भी है जो भी हमारे पास है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज नहीं होते और इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी जो रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही रिपीट होता है। अब जैसे हमारे पास ये लगे हुए हैं यहाँ पे एटम्स, अगर जिगजैग पोर्शन देखें कि जिगजैग कितना जा रहा है, तो एक ये और फिर उसके बाद ये, सिर्फ शॉर्ट रेंज तक ही हमें इसमें रेगुलर पैटर्न जो है पीरियोडिक पैटर्न मिलता है। फिर उसके बाद ये एक टेम्परेचर रेंज पे सॉफ्ट होते हैं, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अमorphous सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं क्रिस्टल में तो हमें सेम प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं सेम क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शंस में। और इसका ये रीज़न दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये इसका रीज़न दिया हुआ है कि इनमें ना तो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ना ही रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो इसलिए ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम हो सकती हैं। फिर उसके बाद इनके डिफरेंस के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, अमorphous सॉलिड्स की इरेगुलर शेप होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमorphous सॉलिड्स एक रेंज पे, टेम्परेचर के एक रेंज पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। थर्ड है एनाइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और अमorphous सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखें या फिर कंस्टिट्यूएंट्स लिखें, सेम चीज़ होती है वो। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमorphous सॉलिड्स जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। फिर उसके बाद हीट ऑफ फ्यूज़न। इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न जो है एक डेफिनेट वैल्यू होती है उसकी, और इनकी कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होती है अमorphous सॉलिड्स की। फिर उसके बाद क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं किसी शार्प एज टूल से या किसी नाइफ से, तो वो 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाते हैं और उन पीसेस के प्लेन और स्मूथ सरफेसेस होते हैं। लेकिन अगर हम अमorphous सॉलिड्स को हम कट करते हैं शार्प एज टूल से, तो वो 2 पीसेस में स्प्लिट नहीं होते हैं, उनका बुरादा सा बन जाता है, चूरा सा बन जाता है। जैसे कोयला होता है, कोयले को अगर हम कट करते हैं तो वो क्लीनली कट नहीं होता है 2 पार्ट्स में, उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, वो टूट जाता है काफ़ी जगह से। फिर उसके बाद इनका नेचर कैसा है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो तो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और जो अमorphous सॉलिड्स हैं उनको सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, और जो अमorphous सॉलिड्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सभी क्या हैं, अमorphous सॉलिड्स होते हैं। और हमें इस चैप्टर में मेन जो फोकस है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर ही करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, और हमें क्रिस्टल्स के बारे में फिर आगे पढ़ना है कि क्रिस्टल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल लैटिसेस, और फिर उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, ये सभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अमorphous सॉलिड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो मेन होता है, वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अब एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन सूडो सॉलिड्स की और सुपर कूल्ड लिक्विड्स की। सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड्स जैसी होती हैं, जो लिक्विड्स को रिजेंबल करते हैं, उनको बोलते हैं हम सूडो सॉलिड्स। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, अगर एक लिक्विड को हम उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ठंडा करते हैं बिना उसको सॉलिड में कन्वर्ट किए, तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अगर हम मान लो पानी को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसे प्रोसेस लगाएं कि हम उस लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ठंडा कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे अगर ठंडा कर देते हैं,
बिना उसको सॉलिड में कन्वर्ट किए, तो उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है अभी, अमरफस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन धीरे धीरे फ्लो करते हैं। जैसे जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके जो शीशे होते हैं, उनके जो विंडोज़ के जो शीशे होते हैं, वो नीचे से तो मोटे होते हैं थोड़ा, और ऊपर से थोड़ा पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लो करते हैं, और इस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है क्रिस्टलाइन नेटवर्क नहीं होता है इनका। इसका कारण क्या बता सकते हैं कि जो ये अमरफस सॉलिड्स हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अट्रैक्शन का, उनके नेचर के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स। सबसे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब पोलर और नॉन पोलर सॉलिड्स तो आपको पता होंगे। पोलर क्या होते हैं? जिनकी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, जिनकी चार्ज सेपरेशन होती है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। और नॉन पोलर सॉलिड्स को कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होती, उनकी डायपोल मूवमेंट क्या होती है? 0। नॉन पोलर सॉलिड्स कैसे बनते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। और जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, किस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होता है? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, या उनको लंडन फोर्सेस भी हम बोलते हैं। और जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करते हैं। दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे H2 है, H2 में क्या होता है? दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन पता है आपको, 2.1 होता है, तो इसकी भी 2.1 और इसकी भी 2.1। तो जब दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों में से कोई भी अपने पास नहीं खींचेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगी? सिमेट्रिक रहेगी। तो इसलिए ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन सॉलिड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये यूजुअली लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। फिर सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये किससे बने होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। और ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तीनों ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं, तीनों टाइप्स, वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन पोलर सॉलिड्स से क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स। और ये भी मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब जैसे HCl है, HCl क्या होता है? पोलर सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है Cl क्या है? क्लोरीन, एक हेलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑब्वियस है ज़्यादा होगी। तो ये क्या करता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, उनमें से अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करती है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। और जो रिलीज कर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, यानी ये क्या है? पोलर सॉलिड। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन सॉलिड्स में क्या होता है? एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। किस किस के बीच में? एक तो हाइड्रोजन होगी 100% और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
कोई भी एटम हो सकता है, वो हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये एटम्स क्या है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं, दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सॉलिड्स हैं ये वॉलेटाइल होते हैं, या तो कई बार ये वॉलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, तो ये था सारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। फिर जो सेकेंड टाइप का है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो कौन सा है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब नाम से पता चल रहा है जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या होगा, आयन। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से बनते हैं, कैटायंस और एनायंस की। एनायंस और कैटायंस को 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल मोड में अरेंज किया जाता है और हमारे पास आयनिक सॉलिड फॉर्म हो जाता है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इनका सॉल्यूशन बना दें, यानी इनको डिज़ोल्व कर दें, इनको मोल्टन स्टेट में अगर हम ले आएँ तो इनके आयंस तब फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते, क्योंकि उस स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे ही उसको हम मोल्टन स्टेट में ले आएंगे इनके आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो कौन से हैं, मेटालिक सॉलिड्स, यानी इनके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स। मेटल्स एक पॉजिटिव आयन होते हैं और वो किस में एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल, मतलब वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और थर्मल कंडक्टर्स भी वो होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क के बीच में से, मतलब मेटल्स के बीच में से वो फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम हीट अप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं इन सॉलिड्स पर, तो एक पार्ट पे अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो दूसरे एंड तक वो हीट पहुंच जाती है। जैसे अगर हम लोहे की एक रोड को अगर गर्म करते हैं, उसका एक एंड गर्म करते हैं तो वो दूसरा एंड भी उसका धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देता है, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉलिड्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनकी एक शाइन होती है, लस्टर होता है और कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ये शो करते हैं। ये मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आपको पता होगी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आयरन की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टाइल होने का मतलब क्या है कि इनको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उनको बीट करते हैं, हैमरिंग करते हैं उनकी। फिर जो लास्ट टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं अरेंज्ड एक क्रिस्टल में, जिनके बीच में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल नेचर होता है उनका। और इसमें क्या है, जो एटम्स हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड रहते हैं। और ये सॉलिड्स हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कई जो है मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं फर्दर डिफरेंट सब्सटेंसेस में। और ये इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं। और ये इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल्स। और इसके एग्जाम्पल हैं डायमंड,
सिलिकॉन। अब इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है, अभी यहाँ पे आया था कि ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है इसके केस में? कार्बन जो है 3 अलग कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन के पास वैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। अब इसने तो क्या किया, सेंटर वाले कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, फ्री रहता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस और इनके कुछ मेन डेफिनेशंस क्रिस्टल लैटिसेस की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।